अभी से बार बार रिवाइज करना। आप लोग करना क्या कि जितना पढ़ रहे हो ये लिख देना कि मैं इसे भूलूंगा नहीं, जब तक गेट का एग्जाम ना हो जाए। गेट का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद भूल जाइएगा। अब ये स्ट्रेटजी माइंड में रखना है कि इसे भूलना ही नहीं है। जब हमने साइज रिडक्शन पढ़ लिया तो साइज रिडक्शन के एटलीस्ट कॉन्सेप्ट को ना भूलूं, फार्मूला कैसे इंप्लीमेंट करना है वो ना भूलूं, फार्मूला ना भूलूं, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते रहिएगा बीच बीच में। अब इसके लिए रिवीजन चाहिए, फ्रीक्वेंट रिवीजन चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में पढ़ते जाएंगे और पीछे वाले पढ़ लिए है ना सब भूलते जाएंगे। लास्ट में सबकी जरूरत पड़ेगी तो टेस्ट में जो है ना, क्योंकि सबसे क्वेश्चन रहेंगे, सबकी जरूरत पड़ेगी। अब जो है ना टाइम कम है और इंटायर सिलेबस अब रिवाइज नहीं बनेंगे, क्योंकि अब भूल भी चुके हैं। सर ने क्या बोला था, आपने अभ्यास नहीं किया, भूल गए थे। लास्ट में लोड पड़ेगा, जब लोड जैसे ही पड़ेगा तो क्या हो जाएगी, अंदर घबराहट आएगी। तो घबराहट से बचने के लिए, अनकंफर्ट फील करेंगे, उससे बचने के लिए क्या करेंगे, आप जुगाड़ लगाएंगे। इजी वाला पढ़ के टेस्ट देते हैं ताकि 20 नंबर 25 नंबर आ जाए, मानसिक संतुलन बना रहे, खुशियां मिलता रहे। अल्टीमेट चाहिए खुशी। तो खुश होना चाहते हैं आप लास्ट मोमेंट में, तो ये खुश होने के ये तरीके हैं। आप इन सबको रेगुलर टाइम पर रिवाइज करके माइंड में फिट करके रखे रहिएगा। जब हम टेस्ट अनाउंस करेंगे फुल मॉक तो आपको लोड नहीं पड़ेगा, जस्ट बैठेंगे 1 घंटा 2 घंटा पूरे सिलेबस को रिवाइज कर लेंगे और टेस्ट में बैठकर अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नहीं बनेगा फिर भी जो है ना ऐसा नहीं होगा 50% नहीं बनेगा, 100 में 50 नंबर आएगा। अब उसके बाद आप क्या काम करेंगे, 50 को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि सारा सिलेबस याद था और 100 में 50 ही आया, इसको बढ़ाऊं कैसे। तब बैठ के हमारी आंसर को एनालिसिस करेंगे, सॉल्यूशन को एनालिसिस करेंगे, उस पर काम करेंगे, ना कि डीमोटिवेशन को कंट्रोल करने के लिए जुगाड़ टेक्नोलॉजी के लिए करेंगे। उसी में कितने बच्चे छोड़ देते हैं, उसी में कितने लोग करने, चलो एप्टीट्यूड थोड़ा पढ़ लेते हैं, थोड़ा मैथमेटिक्स पढ़ लेते हैं, थोड़ा इजी वाला है उसको पढ़ लेते हैं और केवल पास कर जाते हैं। इतना बोल रहा हूँ, आप सभी लोग फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि सभी लोग जो है ना टॉप 10 में नहीं आएंगे, क्योंकि सभी लोग को जो है ना एग्रीकल्चर जो है ना एक रिकॉग्निशन नहीं देगी। वही लोग करेंगे जिसके जो है ना लाइफ में लिखा हुआ है। मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हो गया ताना आपके ऊपर हो गया। करने का सभी लोग प्रयत्न करिए, लेकिन कहने के बाद भी आप नहीं करेंगे, क्योंकि वही मिलने वाला है जो आपके जो है भाग्य में लिखा हुआ है। मेरे लाख कहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आपको, और जिसके दिमाग में ये बैठ गया कि सर ये बात बोल दिए थे, वो इसको माइंड में मेकअप करके करेगा, और वही लोग करने वाला है जिसके भाग्य में लिखा हुआ है। सब भाग्य का खेल है, ये ताना है मेरे तरफ से। सभी लोग प्रयत्न कीजिएगा, फिर भी वही लोग प्रयत्न करेंगे जिसके भाग्य में लिखा हुआ है। फिर भी प्रयत्न करिए, हो सकता है शायद आप ही के भाग में लिखा हुआ है, इसलिए आप प्रयत्न कर रहे हैं। आपको ही टॉपर बनना है, आपको ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो टॉप पोस्ट है, जैसे इससे रिलेटेड हमारे जो अच्छे ब्रांचेज मिल रहे हैं, जिस पर जॉब बहुत बेहतरीन है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में जो है ना मिल रहे हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग करने के बाद एग्रीकल्चर से इजीली आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के पोस्ट को अचीव कर लेते हो। अदर ब्रांचेज को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप जो है ना 80 मार्क्स इजीली ला लेते हो। मैकेनिकल को भी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में बैठने की अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन उनकी 80 लाने वाले स्टूडेंट जो ना ब्रिलियंट होते हैं, यानी कि आप एवरेज स्टूडेंट ब्रिलियंट के पोजीशन को ऑक्युपाई कर लिए, इसलिए एग्रीकल्चर बेस्ड है। साइज रिडक्शन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आवर गेट एग्जामिनेशन। यू कैन एक्सपेक्ट एवरी ईयर 2 मार्क्स क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन इन आवर गेट एग्जामिनेशन। तो इस लेवल का ये टॉपिक है। इसके 1 मार्क के क्वेश्चन भी होते हैं, 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन होते हैं। 1 मार्क के क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल पोर्शन होते हैं उसमें, कभी 2 मार्क्स के भी इससे थ्योरेटिकल बेस्ड हो जाते हैं, और न्यूमेरिकल तो जो है ना 2 मार्क्स के रहेंगे ही। तो 1 एंड 2 मार्क्स ध्यान रखिएगा। तो उसी लेवल का जो है ना हम कंटेंट आपको देने जा रहे हैं, जिसमें 1 मार्क का भी कवर हो जाए और 2 मार्क का भी कवर हो जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साइज रिडक्शन ऑफ सॉलिड्स फॉर वैरायटी ऑफ पर्पसेस इज कॉमन रिक्वायरमेंट इन मेनी मटेरियल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ये
बहुत ही कॉमन यूनिट ऑपरेशन है, बड़े साइज को छोटे साइज में कन्वर्ट करना। रिडक्शन mechanism involve deforming of solids until they break or tear is generally accomplished by applying diverse forces. Various forces अप्लाई करके, डिफरेंट टाइप्स के फोर्सेस अप्लाई करके सॉलिड में डिफॉर्मेशन एंड फेलियर और टीयर इंड्यूस कराई जाती है, राइट, साइज रिडक्शन प्रोसेस में। कम्युनिशन इज जेनेरिक टर्म यूज्ड फॉर साइज रिडक्शन, यानी साइज रिडक्शन के लिए ये एक जेनेरिक टर्म यूज किया जाता है, कम्युनिशन। राइट, एंड टाइप्स ऑफ फोर्सेस के अकॉर्डिंग अलग अलग नाम दिए गए हैं, लेकिन इन सब को जो है एक जेनेरिक नाम दे दिया गया। सब प्रोसेस में एक ही काम की जा रही है, साइज का रिडक्शन बड़े साइज से छोटे साइज में किए जा रहे हैं, कोर्स से मीडियम कोर्स और फाइन साइज के पार्टिकल बनाए जा रहे हैं। अप्लाइंग वेराइटी ऑफ फोर्सेस, तो फोर्सेस के अकॉर्डिंग इसके नाम अलग अलग है, लेकिन इस सब में एक ही काम हो रहा है, साइज का रिडक्शन हो रहा है, तो एक जेनेरिक नाम दे दिया गया कम्युनिशन। और साइज रिडक्शन तो जो एक्चुअल में हो रही है उसके नाम पर है, ये तो एकदम सिंपल वर्ड है, लेकिन एक जेनेरिक नेम दिया गया है कम्युनिशन, और अलग अलग नाम हम देंगे ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस। किस तरह का फोर्स लग रहा है, कंप्रेशन फोर्स लग रहा है कि इंपैक्ट फोर्स लग रहा है कि रबिंग फोर्स लग रहा है कि कटिंग हो रही है, दिस ऑल फोर्सेस कैन reduce the size of particle from a bigger size particle। साइज रिडक्शन हो रही है, लेकिन फोर्सेस के जो एप्लीकेबल फोर्सेस है उसके नाम पर उनके नाम दिए गए हैं, सब में साइज रिडक्शन हो रहा है, इसलिए जेनेरिक नाम हमने कम्युनिशन दे दिया। Thus objective of comminution is to produce small particles from larger particles. Smaller particles are desired products because of their larger surface area। बड़े साइज से जब छोटे छोटे साइज बनाए जाएंगे तो सरफेस एरिया जो है ना इंक्रीज होगी 100%। आप क्या कीजिए, एक सिंगल बड़े डायमीटर वाले स्फीयर को छोटे छोटे डायमीटर वाले, मतलब स्मॉल डायमीटर वाले छोटे छोटे स्फीयर में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो इसकी जो सरफेस एरिया होगी ना इन सब के सरफेस एरिया से कम होगी। बात समझ में आया? तो इस तरह जो ना साइज रिडक्शन है क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें सरफेस एरिया जो है ना इंक्रीज कर जाती है सॉलिड्स की। बात समझ में आया? मैंने क्या किया, इस बड़े साइज को जब हम छोटे छोटे में ब्रेक करेंगे तो अभी जो इतना सरफेस एरिया है ना उसको कैलकुलेट कर लो, और यहाँ के जो टोटल पार्टिकल्स बने हैं इन सब की सरफेस एरिया को कैलकुलेट करो। देखोगे कि जो प्रोडक्ट आया है, अगर ये फीड मटेरियल में पार्टिकल का साइज है और ये हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट में पार्टिकल का साइज है, तो आप देखोगे कि जो रिजल्टिंग सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आया है प्रोडक्ट मटेरियल्स का, आया तो इसी से है, वो फीड में जो कोर्स पार्टिकल है उसके सरफेस एरिया से ज्यादा होगा। तो साइज रिडक्शन में सरफेस एरिया हमेशा इंक्रीज करेगी। इस सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए एनर्जी चाहिए, क्योंकि अब ज्यादा एनर्जी इसके पास है। सरफेस एनर्जी स्टोर्ड इन द सरफेस ऑफ प्रोडक्ट मटेरियल is higher than the surface energy stored in the feed material. So in order to get higher surface energy we need to supply energy।
तो इस तरह के काम करने के लिए हमें इसमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, राइट। कंप्रेशन फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाया, एनर्जी हमने दिया उसमें, या जो है ना इम्पैक्ट फोर्स लगानी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, या जो है ना रबिंग करनी पड़ेगी या कटिंग करनी पड़ेगी। इस प्रकार से हम इसमें इसके एनर्जी को बढ़ा दिया, सरफेस एनर्जी को बढ़ा दिया। तो ये बेसिक बातें हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। फोर्सेस इन्वॉल्व्ड इन साइज रिडक्शन, कंप्रेशन, इम्पैक्ट, अट्रिशन और रबिंग एंड कटिंग। मैंने पहले ही बता दिया है कि इस डेफिनेशन से भी हमारे गेट में टेबल के क्वेश्चन आ चुके हैं। टेबल में जो मैचिंग होती है, कॉलम 1 कॉलम 2 को मैचिंग करने वाले जनरली 2 मार्क्स के आते हैं, ये आ चुकी है, रिसेंटली ही आया है, या सिंगल मार्क के क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि इसको भी हम प्रॉपरली पढ़े और रिवीजन के टाइम भी रिवाइज करें। ऐसा नहीं कि केवल फॉर्मूला को रिवाइज किया, प्रॉब्लम सॉल्व किया, टॉपिक कंप्लीट हो गया, नहीं, इसको भी ध्यान रखिएगा। कंप्रेशन, इंपैक्ट, अट्रिशन और रबिंग एंड कटिंग, ये फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं साइज रिडक्शन में, राइट। कंप्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ जो ना वर्किंग हो गया, नट क्रैकिंग, इंपैक्ट, हैमरिंग, अट्रिशन और रबिंग, फाइलिंग एंड कटिंग। तो कंप्रेशन जो है ना, जो कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करते हैं उसमें होता क्या है जनरली, दिस इज सुटेबल फॉर कोर्स रिडक्शन ऑफ हार्ड सॉलिड्स, यानी कोर्स रिडक्शन करना हो, बड़े साइज से कोर्स साइज का रिडक्शन करना हो तो हम कंप्रेसिव फोर्स को लगाते हैं। अगर हम साइज का जो है ना क्लासिफिकेशन करें, एक कोर्स हो गया, एक फाइन हो गया, एक बीच का हो गया मीडियम, राइट। तो कोर्स मटेरियल, मीडियम कोर्स मटेरियल एंड फाइन मटेरियल, राइट। तो यहां पर क्या हो रही है कि बड़े साइज से हमने कोर्स साइज में जो है ना रिड्यूस किया है, मतलब बड़े से लगभग छोटा छोटा किया है उसको। अब जैसे एक बड़ा स्टोन को जो है ना छोटे छोटे स्टोन में किया गया, एक और होता है उस छोटे छोटे स्टोन को छोटे में किया जो घर में इस्तेमाल होती है वो बारीक वाली, और उसको जो है ना हमने पल्वराइज करके पाउडर बना दिया, तो ये फाइन जो है ना साइज रिडक्शन हुआ। अब ये देखे होंगे ये सब इस्तेमाल होते हैं। सीमेंट जो फैक्ट्री है तो उसमें क्या करेंगे, बड़े बड़े चट्टान लाई जाती है, तो पहले जो है ना उसका जो है ना एक ही बार में फाइन नहीं बनाई जाती है, प्रोसेस में वर्क होता है। पहले जो है हम कोर्स रिडक्शन करते हैं, बड़े बड़े जो है ना चट्टान को जो है ना छोटे छोटे में ब्रेक करते हैं, फिर छोटे छोटे को इस साइज में ब्रेक करते हैं। अब ये साइज दूसरे मशीन में जाकर पाउडर बनता है, तो फाइन जो ना रिडक्शन हुई है वो दूसरे मशीन में हुई है। उसके लिए जो है ना हमें चाहिए ये अट्रिशन और रबिंग। जैसे मिलिंग ऑपरेशन देखेंगे आप, जैसे व्हीट पाउडर जो है ना, जो व्हीट मिलिंग होती है वहां पर जो है ना व्हीट ग्रेन को पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है, तो छोटा है उसको फर्दर फाइन में किया गया। तो इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि स्टोन का पाउडर, चाहे सीमेंट फैक्ट्री में ये जरूरत होती है, ये केमिकल जो इंजीनियरिंग है ना उसका भी ये टॉपिक है, यानी केमिकल इंडस्ट्री में भी साइज रिडक्शन जो प्रोसेस है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारे ऐसे उसके ऑपरेशन होते हैं जहां पर साइज रिडक्शन करनी होती है। हमारे एग्रीकल्चर में भी जरूरत है इसकी। जैसे आप देखोगे ये यूनिट ऑपरेशन आपका मिलिंग है, तो मिलिंग में जो है ना जहां पर पाउडर ऑब्टेन करना पड़ता है फूड प्रोडक्ट से, तो अपने बहुत सारे जो है ना फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में पाउडर की रिक्वायरमेंट होती है, फूड ग्रेन्स की पाउडर की रिक्वायरमेंट होती है, बिस्किट बनाने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, आपको जो है ना ये चिप्स बनाने के लिए, और उसके बाद जो है ना आपको अदर भी पाउडर की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर भी ये जो है ना प्रोसेस यूजफुल होता है, इसलिए हमें पढ़ने की रिक्वायरमेंट हो रही है, राइट। तो जनरली जो है ना अलग अलग साइज का रिडक्शन करने के लिए अलग अलग डिफरेंट फोर्सेस अप्लाई करनी होती है, एंड उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट मशीन होती है, मशीन उस फोर्स को अप्लाई करे उसके लिए मशीन होती है, राइट। सो फॉर कोर्स रिडक्शन ऑफ हार्ड सॉलिड्स
राइट। ये जो है ना आपको यूटिलाइज किया जाता है, ये फोर्स अप्लाई की जाती है, ये इसका प्रिंसिपल है नट क्रैंकिंग। और जो है ना मशीन आपके वेरियस है, क्रशिंग रोल्स है, जिसमें हम कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करके कोर्स रिडक्शन ऑब्टेन करते हैं, बड़े साइज से छोटे साइज में लाते हैं, बहुत छोटे पाउडर नहीं। कोर्स क्रशिंग इंप्लाइज रिडक्शन टू अ साइज ऑफ अबाउट 3 mm, इसको बोलते हैं कोर्स रिडक्शन। 3 mm साइज में रिडक्शन करना, जनरली नोन एज कोर्स रिडक्शन। बात समझ में आया? जहां कंप्रेशन फोर्स लगती है और जो आपने देखा हो मशीन, वो वहां से हमें कोर्स रिडक्शन होता है। इंपैक्ट कैन बी रिगार्डेड एज मीडियम रिडक्शन, ये मीडियम रिडक्शन के लिए इंपैक्ट फोर्स अप्लाई करते हैं, राइट। अट्रिशन और रबिंग applied in fine pulverization when size of product reaches micrometer range. attrition mill, जो गेहूं पीसने वाली जो चक्की होती है, तो वहां पर रबिंग से ही ये अचीव किया जा रहा है। ग्रेन ग्रेन के बीच में रबिंग एंड जो हमारा जो मिल का जो वो व्हील है उसके और ग्रेन के बीच में रबिंग, ठीक है। तो रबिंग से जो है ना साइज रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर फाइन पल्वराइजेशन अचीव की जाती है, एकदम जो है ना एक पर्टिकुलर साइज से फाइन प्रोडक्ट अचीव की जाती है। इट्स वेरी फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम सॉफ्ट एंड नॉन अब्रेसिव मटेरियल्स, सॉफ्ट एंड नॉन अब्रेसिव मटेरियल से फाइन पार्टिकल्स अचीव की जाती है। जैसे देखेंगे गेहूं का जो सीड है, वो जो ग्रेन है व्हीट ग्रेन, वो सॉफ्ट ही है, उससे जो है ना सॉफ्ट और नॉन एब्रेसिव ही मटेरियल का टाइप है, उससे हमने फाइन ऑब्टेन किया। साइज रिडक्शन अकर फ्रॉम अट्रिशन ऑफ वन पार्टिकल बाय वन और मोर अदर पार्टिकल्स, पार्टिकल पार्टिकल के बीच में फ्रिक्शन, रबिंग और अट्रिशन, और जो हमारा रबिंग व्हील है उससे, नोन एज फाइन रिडक्शन। कटिंग definite size and shape of particle with very few fines। तो ये तो सिंपली जो ना सीजरिंग ऑपरेशन है। ये प्रिंसिपल क्या है ना, ये दो ब्लेड्स मूविंग है, उसके बीच में कटिंग हो रही है। तो वेजिटेबल वगैरह की कटिंग के लिए डाइसिंग ऑफ वेजिटेबल, स्लाइसिंग ऑफ फ्रूट्स, मिंसिंग ऑफ मीट, वहां पर इस तरह की फोर्सेस लगाई जाती है। मीट भी बड़े साइज के है, राइट। तो मीट के पीस को कट करके उसको प्रिजर्व करके, है ना, उसको पैकेजिंग एंड प्रिजर्वेशन करके बहुत लंबे समय तक हम स्टोर करते हैं, ताकि जो है ना प्रॉपर प्लेसेस पर उसकी ट्रांसपोर्टेशन किया जाए और वहां पर कंजम्पशन हो, है कि नहीं। तो ये सारे जो है ना अपने एग्रीकल्चरल ब्रांच में यूटिलाइज होने वाले प्रोसेस है, राइट। तो देखिएगा जो साइज रिडक्शन में फोर्सेस यूटिलाइज होने वाले हैं, कंप्रेसिव, इंपैक्ट, अट्रिशन, कटिंग, प्रिंसिपल नट क्रैकर, हैमर, फाइल, सीजर्स, इक्विपमेंट, क्रशिंग रोल्स, हैमर मिल, डिस्क अट्रिशन मिल, आटा चक्की, डिस्क लगी रहती है, एंड रोटरी नाइफ कटर, कटर से जो है ना कटिंग हो रही है वेजिटेबल्स की, मीट की। तो इस तरह जो है ना वो याद रखिएगा उसको। नाउ वी सी कॉन्सेप्ट फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ 1 or 2 marks। एनर्जी एंड पावर रिक्वायरमेंट्स इन कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में एनर्जी एंड पावर की क्या रिक्वायरमेंट है, इसकी कैलकुलेशन करना, यही तो इंजीनियरिंग हो जाएगी ना, ठीक है। मेजर एक्सपेंस इन साइज रिडक्शन इज द पावर कॉस्ट। साइज रिडक्शन में जो एक्सपेंस है वो पावर का कंजम्पशन, पावर कितनी कंज्यूम हो रही है उसकी कितनी कॉस्ट है, इसलिए पावर रिक्वायरमेंट की कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है साइज रिडक्शन एनालिसिस में। ड्यूरिंग साइज रिडक्शन द पार्टिकल्स ऑफ फीड मटेरियल आर फर्स्ट डिस्टॉर्टेड एंड स्ट्रेन्ड, राइट। बात समझ रहे हैं? पहले जो ना साइज रिडक्शन हुआ तो क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्ट किया जाएगा, स्ट्रेंड किया जाएगा, एंड देन उसमें फ्रैक्चर होगी। कुछ भी एग्जांपल ले लो आप, अगर आप फोर्स लगाओगे तो मटेरियल में डिफॉर्मेशन होती है, डिफॉर्मेशन के बाद जो है ना उसमें फ्रैक्चर होता है, फिर जो है ना वो अलग अलग होते हैं।
ठीक है। वर्क नेसेसरी टू स्ट्रेन द पार्टिकल्स इज स्टोर्ड टेम्पररली इन द सॉलिड्स as mechanical energy of stress, as in coiled spring. Then additional force is applied to stressed particles so that they distorted beyond their ultimate strength and suddenly ruptured into fragments and new surfaces are generated. Right? तो इसमें इसका जो मैकेनिक्स है उसको समझ गए ना कैसे। फर्स्ट जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं इससे मटेरियल क्या हो जाता है, डिस्टॉर्टेड और स्ट्रेन्ड। राइट, अगर ये स्ट्रेस इंड्यूस जो कराए हैं मटेरियल में उसके अल्टीमेट स्ट्रेंथ से ज्यादा हो तो टूट जाएगा। अब इसी पेन को ले लो, हम इस पर जो है ना टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं तो अभी मटेरियल क्या हो गया, स्ट्रेस्ड हो गया। राइट, और बढ़ा रहे हैं मटेरियल स्ट्रेस्ड हो गया, इसमें डिफॉर्मेशन भी हो रही है, अभी डिफॉर्मेशन बहुत कम होगी, लगाएंगे तो बिफोर अल्टीमेट फेलियर ऑफ दिस पेन दिस विल यील्ड डिफॉर्मेशन। राइट, बहुत डिफॉर्म होते जाएगा और डिफॉर्मेशन जब उस बहुत ज्यादा हो जाएगी तो इसका एक अल्टीमेट स्ट्रेंथ था तो उसके बाद खट से टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगी ना। वही चीज हो रही है। फर्स्ट मटेरियल इज डिस्टॉर्टेड, स्ट्रेन्ड, राइट, और स्ट्रेस्ड, फर्दर फोर्स लगाया तो उसके अल्टीमेट जो स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा अगर इसमें स्ट्रेस आपने इंड्यूस कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये अल्टीमेटली ये फ्रैक्चर्ड हो जाएंगे। राइट, तो यही मैकेनिज्म है इसके फेलियर की, मटेरियल की। राइट, इफिशिएंसी, जो आप पावर इसमें इन्वॉल्व कर रहे हो, एनर्जी जो कंज्यूम हो रही है, कितना इफिशिएंटली वो यूटिलाइज हो रहा है। करना क्या है, वी हैव टू इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ द फीड मटेरियल्स एंड दिस इज अचीव्ड बाय अल्टीमेट फेलियर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। जब न्यू सरफेसेस बनेंगे तो जरूर है कि बड़े सरफेस से न्यू सरफेसेस बन रहा है, इसका मतलब ब्रेकडाउन हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है, बड़े साइज का पार्टिकल का फ्रैक्चर हुआ है, न्यू सरफेसेस क्रिएट हुए हैं, सरफेस एरिया बढ़ी है, इसका मतलब सरफेस एरिया के साथ एनर्जी एसोसिएटेड होती है, सरफेस एनर्जी इंक्रीज हुआ है। तो एक्चुअल यूटिलाइजेशन एनर्जी की क्या हो रही है, एनर्जी की एक्चुअल यूटिलाइजेशन कहां हो रही है, टू इंक्रीज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का इंक्रीमेंट मतलब ब्रेकडाउन हुआ है, साइज रिडक्शन हुआ है। तो साइज रिडक्शन में क्या होना है, न्यू सरफेसेस क्रिएट होना है, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक होना है फीड मटेरियल को, सरफेस एनर्जी बढ़ना है। यानी कि यूटिलाइजेशन कहां हुआ है एनर्जी का, टू इंक्रीज सरफेस एनर्जी, ये यूटिलाइजेशन हुआ जो दिख रहा है। तो क्या हम उतना ही एनर्जी दे जितना से सरफेस एनर्जी बढ़े, नहीं, उससे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। टू ओवरकम फ्रिक्शनल लॉस इन मूविंग पार्ट्स ऑफ द साइज रिड्यूसिंग मशीन, साइज रिड्यूसिंग मशीन के मूविंग पार्ट्स में जो एनर्जी का लॉस हो रहा है वो देना पड़ेगा। आप देखे होंगे जब व्हीट की जो व्हीट फ्लावर मशीन है उसमें आप देखोगे जो पाउडर फॉर्म में जो व्हीट निकलता है जिसको आटा बोलते हैं, उसको छुइएगा थोड़ा देर तक आप हाथ उसके अंदर घुसा के देखिए, आप नहीं रख सकते 10 सेकंड से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होती है, 70 से 80 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होती है। वो कहां से आया, वो भी जो है ना जो आपने पावर दिया है ना उसी से वो आया है। उसकी जरूरत थी साइज रिडक्शन में, उसकी जरूरत थी, लेकिन इन ऑर्डर टू परफॉर्म साइज रिडक्शन प्रोसेस वो एनर्जी हीट के फॉर्म में वेस्ट जाएंगे ही जाएंगे। मकसद हमारा क्या था, हमारा जो अल्टीमेट एम क्या था,
पार्टिकल के सरफेस एरिया को बढ़ाना, मतलब सरफेस एरिया तभी बढ़ा सकते हैं जब उसका रिडक्शन हो, फाइन फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो, यानी कि टूटे वो, यह काम था। और वो टूटने का मतलब, टूटने से जो है ना एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि टूटे हुए जो पार्टिकल्स है उसकी सरफेस एरिया कैलकुलेट करोगे तो जो हमारा जो फीड पार्टिकल्स है उसके सरफेस एरिया से ज्यादा आएगा, तो सरफेस एरिया के साथ एनर्जी होती है। तो हमने तो एक चीज ये कंफर्म कर लिया कि हमने एनर्जी बढ़ाया है, इसमें साइज रिडक्शन हुई है, इतना ही काम था। लेकिन गर्म क्यों कर दिया? ये गर्म होगा ही होगा, क्योंकि इंटायर एनर्जी सप्लाइड इन साइज रिडक्शन प्रोसेस इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज द सरफेस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट पार्टिकल्स। मोस्ट ऑफ द supplied energy is dissipated in the form of heat। तो कहां कहां एनर्जी का लॉस हुआ? पावर सप्लाइड और एनर्जी सप्लाइड इन साइज रिडक्शन मशीन इज यूटिलाइज्ड टू ओवरकम फ्रिक्शनल लॉसेस इन मूविंग पार्ट्स एंड मोस्ट ऑफ द एनर्जी इनपुट इज dissipated in the form of heat and very small amount of energy is actually involved to increase the surface energy। सरफेस एनर्जी से एक्चुअली अचीव हुआ है हमारा साइज रिडक्शन। इसलिए फ्रेंड्स 2% एनर्जी यूटिलाइज होता है, रेस्ट 98% अप्रोक्सीमेटली एनर्जी वेस्ट होता है। बहुत ही गंदा प्रोसेस है ये, वेरी लेस इफिशियंट प्रोसेस, साइज रिडक्शन प्रोसेस। ओनली 2% एनर्जी आपको विजुअलाइज होगा इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज्ड सरफेस एनर्जी। रेस्ट जो है ना हीट के फॉर्म में डेसिपेटेड होंगे और मशीन के चलाने में जो मूविंग पार्ट्स है उसमें फ्रिक्शनल लॉस होंगे। क्रशिंग इफिशिएंसी यही है। तो क्रशिंग इफिशिएंसी एक आएगा, एक मैकेनिकल इफिशिएंसी आएंगे, ओवरऑल इफिशिएंसी दोनों का प्रोडक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, मजा आएगा आपको इस टॉपिक में। साइज रिडक्शन इज वन ऑफ द लिस्ट एनर्जी इफिशिएंट फॉर ऑल द यूनिट ऑपरेशंस। इसीलिए जो है ना ये सबसे कम इफिशिएंट प्रोसेस है इन ऑल यूनिट ऑपरेशंस। Studies reveal that only less than 2% of energy applied to the solids is used to create new surface and the rest is dissipated as heat. The crushing efficiency is less than 2%. In operating size reduction machines, energy must also be supplied to overcome friction in the bearing and moving parts also. तो यहां से मैकेनिकल एफिशिएंसी और इधर क्रशिंग एफिशिएंसी दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, सो ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ साइज रिडक्शन प्रोसेस अचीव हो जाएगा। अब दोनों में जो है ना हम डिफरेंस दिखा देते हैं, दोनों की कैलकुलेशन कर देते हैं, मैकेनिकल एफिशिएंसी एंड क्रशिंग एफिशिएंसी को एकदम विजुअलाइज हो जाएगा एंड ओवरऑल एफिशिएंसी भी पता चल जाएगा। उससे पहले जो है ना हम एक टर्म है एस्पेरिसिटी, उसको डिफाइन कर लेते हैं। एस्पेरिसिटी, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो फॉर अ स्फीयर हैविंग आइडेंटिकल वॉल्यूम एज दैट ऑफ पार्टिकल, राइट। अब जो है ना सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो ऑफ द पार्टिकल, एक तो जो है ना सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो ऑफ स्फीयर, डिवाइडेड बाय सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो ऑफ पार्टिकल। इन दोनों के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? स्फेरिसिटी। तो आपको क्या लगा इतना ही में आप समझ लिए होंगे? नहीं, मुझे पता रहता है कि आप कितना समझे हैं, क्योंकि मुझे समझ में है, इसीलिए मुझे पता है कि आपको अभी समझ में नहीं है। अगर मैं भी डेफिनेशन पढ़ा रहता, आईआईटी में एनपीटीईएल का लेक्चर होता है ना, जाके देखिएगा, उसके जो है ना फार्म मशीनरी एंड फार्म पावर को पढ़िएगा, वीके तिवारी पढ़ाता है। एनपीटीईएल जो है ना गवर्नमेंट फंडेड जो है ना एक प्रोग्राम चलती है, आईआईटी के प्रोफेसर के द्वारा रन किए जाते हैं। तो सारे जो ना एग्रीकल्चर के सिलेबस वहां पर पढ़े हुए हैं, जो वहां बीटेक में पढ़ाए जाते हैं।
आईआईटी में लेक्चर जाकर वहां पर कोई भी सब्जेक्ट का लेक्चर पढ़िएगा और ट्रांसईजी से कंपेयर करिएगा। होता है ना, 10 में जो है ना ट्रांसईजी को दीजिएगा 9.5 और उसको दीजिएगा 0.5। ये रैंकिंग आप दीजिएगा, अगर आपको नहीं लगे तो कंपेयर करके देखिएगा। उनको कमाना था, हमको पढ़ाना था, इसलिए उन्होंने वैसा ही तैयारी किया जितना से उनको असिस्टेंट प्रोफेसर में जॉब लग जाए। हमें पढ़ाना था तो यहाँ तो जो है ना नहीं ना चल सकता वो चलबाजी। यहाँ तो आप सारा कैलकुलेशन आप करते हो कि एक्चुअल में सारी एनालिसिस आप करते हो, इनको आता है कि नहीं आता है, जबकि आपको नहीं आता है फिर भी आप गेस कर लेते हो इनको आता है कि नहीं आता है। रियल बात है, कर लेते हैं आप, आपको समझ में आ गया और उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इसका मतलब सर को आता है। और आपको समझ में नहीं आया, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, सर को नहीं आता है। आइए फ्रेंड्स, अपने पास जो है ना जो फीड मटेरियल में पार्टिकल्स है वो इरेगुलर शेप के होंगे इन जनरल, किसी भी शेप का हो सकता है। अब जो है ना गेहूं का भी देख लीजिए, गेहूं की शेप देख लीजिए वो कैसा है ना। अदर मटेरियल्स को लेना है वो भी ले सकते हैं आप, जिसका जिसका आप पाउडर करने जा रहे हैं। तो फीड पार्टिकल्स के साइज इरेगुलर शेप के होंगे। अब इसके इक्विवेलेंट हमने एक स्फीयर बनाया। दिस इज स्फीयर इक्विवेलेंट टू फीड पार्टिकल। इक्विवेलेंसी इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल वॉल्यूम, यानी इसके वॉल्यूम और इसके वॉल्यूम इक्वल है, वॉल्यूम दोनों का सेम है, वॉल्यूम सेम कर दिया गया। ठीक है, इसका सरफेस एरिया हमने कैलकुलेट कर दिया, वो है क्या, सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल। और इसके वॉल्यूम कितना अंदर स्पेस है, वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल पार्टिकल इन द प्रोडक्ट। एंड दिस इज द इक्विवेलेंट स्फीयर एंड इट्स वॉल्यूम इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, दोनों की वॉल्यूम इक्वल है। तो ये स्फीयर बन गया, तो अब इसके पास जो है ना डायमीटर आ जाएगा। इसलिए इस डीपी को हम क्या बोलेंगे, डीपी इज द वॉल्यूम इक्विवेलेंट डायमीटर ऑफ द पार्टिकल। This particle is not in a spherical shape, but this sphere is related with this particle on this criterion. They have same volume, so we can say this dp is volume equivalent diameter of this particle. बात समझ में आई? तो यहां से इसकी सरफेस एरिया क्या हो जाएगी, पाई डीपी स्क्वायर, और इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, सरफेस एरिया हो गई, सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल, सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर, इक्विवेलेंट स्फीयर, और वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर क्या हो जाएगा, पाई डीपी क्यूब अपॉन 6। एसपी वीपी समझ गए, और यहां पर एसपी कितना है, पाई डीपी स्क्वायर, एंड वीपी कितना है, पाई डीपी क्यूब बाई 6। अब ये कितना क्लोज है, ये कितना क्लोज है स्फेरिकल शेप का, दैट इज न्यूमेरिकली डिटरमाइंड बाय स्पेरिसिटी। स्पेरिसिटी पाई डीपी स्क्वायर अपॉन, यहां पर रेशियो क्या है, डिवाइडेड बाई एसपी अपॉन वीपी। ये क्या है, यहां पर इसकी एसपी वीपी रेशियो और इसकी एसपी वीपी रेशियो का रेशियो क्या है, दैट इज कॉल्ड स्फेरिसिटी। कैलकुलेट करोगे तो आएगा ये 6 वीपी अपॉन एसपी डीपी। दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल and this is the volume of particle and this is volume equivalent diameter of the same particle, और या volume of diameter whose volume is equal to the diameter of the sphere whose volume is equal to the volume of particle।
और सिंपली वॉल्यूम इक्विवेलेंट डायमीटर ऑफ दिस पार्टिकल, दिस इज स्फेरिसिटी। बात समझ में आई? ठीक है, तो यहां से हमें जो कुछ भी जानकारी चाहिए वो निकल के आ जाएगा। यस, स्फेरिसिटी। ये जितना 1 के क्लोज होगा, इसका मतलब 1 के अगर क्लोज होगा तो ये जो है ना शेप कैसा दिखाएगा, स्फेरिकल नेचर का होता चला जाएगा। ये अगर ये जितना क्लोज होगा 1 के जितना क्लोज होगा, ये स्फेरिसिटी इसकी, ये इतना ही स्फेरिकल नेचर का होगा। 1 से ज्यादा, जितना ही ज्यादा डेविएटेड होगा उतना ही जो है ना वो लेस स्फेरिकल शेप का है, इस पैरामीटर से जानी जाती है। बात समझ में आया? अब आइए इसका हम यूटिलाइज करेंगे। तो क्या है अब, फाइस इज इक्वल टू 6 VP अपॉन SP DP। क्रशिंग इफिशियंसी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्रशिंग इफिशियंसी। एनर्जी जो है ना क्रशिंग मशीन को सप्लाई की गई। तो क्रशिंग मशीन के जो बियरिंग है, मूविंग पार्ट्स है, उसमें फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी का लॉस हुआ। तो दिस लॉस कम्स अंडर मैकेनिकल इफिशियंसी कैलकुलेशन। इस लॉस के बाद एनर्जी जो है ना कहां जा रही है, इस लॉस के बाद एनर्जी जो है ना मटेरियल के अंदर जा रही है, जो उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा और साथ ही साथ मोस्ट ऑफ द पार्ट हीट के फॉर्म में वेस्ट में जाएगा, डेसिपेट होगा। राइट, यानी एनर्जी जो हम मटेरियल को सप्लाई कर रहे हैं, मटेरियल को पहले जो है ना एनर्जी हमने मशीन को सप्लाई किया, तो आफ्टर कंजम्पशन, in order to overcome friction loss in bearing or moving parts of the machine, एनर्जी कहां जा रही है, पार्टिकल को उसकी साइज रिडक्शन कराने के लिए। वो एनर्जी अब कहां कहां दिखेगा, सरफेस एनर्जी को इंक्रीज कर देगा और साथ ही साथ उसको गर्म कर देगा। तो हम जो है ना सप्लाई जो कर रहे हैं ना, तो एक्चुअल में जो एनर्जी इन्वॉल्व हुआ है क्रशिंग में, वो कौन हुआ है, जो फ्रिक्शन के बाद एंट्री मारी है, वो यही है। एनर्जी एब्जॉर्ब बाय यूनिट मास ऑफ द मटेरियल, मटेरियल के यूनिट मास द्वारा जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ है वो EA है, किलो जूल पर केजी ऑफ द मटेरियल। राइट, फीड मटेरियल पर केजी कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, पर केजी ऑफ द फीड मटेरियल कितना किलो जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, पर केजी ऑफ फीड मटेरियल कितना किलो जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, दैट इज EA। इससे आपको मिला क्या, आउटपुट क्या मिला, आउटपुट केवल एक ही है। हो तो रहा है दो चीज, गर्म हो रही है, जो क्रश्ड प्रोडक्ट है, जो रिड्यूस्ड साइज वाले जो प्रोडक्ट्स है, वहां पर दो चीज देखने को मिल रहा है, उसकी साइज रिडक्शन हो गई है, जो प्रोडक्ट है उसकी साइज रिड्यूस हो गई है, और साथ ही साथ गर्म हो गई है। गर्म इज नॉट डिजायरेबल, डिजायरेबिलिटी क्या थी, साइज का छोटा होना। आउटपुट क्या मिला, छोटा साइज मिला। छोटे साइज के लिए होता क्या है, सरफेस क्रिएट होना, न्यू सरफेस क्रिएट होना। न्यू सरफेस क्रिएट होने से क्या हो गया, सरफेस एरिया का बढ़ जाना। सरफेस एरिया बढ़ जाने से क्या हुआ, बढ़ाने के लिए उसमें सरफेस एनर्जी बढ़ना, यानी कि हमारा सरफेस एनर्जी कितना बड़ा है, दैट इज एक्चुअल यूटिलाइजेशन इन साइज रिडक्शन ऑफ एनर्जी। तो आउटपुट हमारा क्या है, हमारा सरफेस एनर्जी कितना बढ़ा और हमने दिया कितना, दोनों का रेशियो, दैट इज कॉल्ड क्रशिंग एफिशिएंसी। डियर फ्रेंड्स, ये देखिए, ये E जो है क्या है, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। AP क्या है, एरिया पर यूनिट मास ऑफ प्रोडक्ट पार्टिकल्स, एंड दिस इज एरिया पर यूनिट मास ऑफ फीड पार्टिकल्स। ये क्या है, एरिया ऑफ प्रोडक्ट, और ये क्या है, एरिया ऑफ फीड। 1 kg जो है ना
फीड से हमें 1 kg प्रोडक्ट 100% मिलेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, मास कंजर्व्ड रहेंगे, ऐसा नहीं है कि कहीं से मास निकल करके चला गया। हमने 1 kg जो है ना फीड पार्टिकल्स दिया, तो उससे हमें जो 1 kg फाइन पार्टिकल्स मिलेंगे या जो रिड्यूस साइज वाले पार्टिकल्स मिलेंगे। तो हमने 1 kg फीड लिया है, उससे हमें 1 kg प्रोडक्ट मिला है। तो प्रोडक्ट की सरफेस एरिया कितनी है AP, 1 kg प्रोडक्ट की सरफेस एरिया कितनी है AP, एंड 1 kg फीड की सरफेस एरिया कितनी है AF, और पर यूनिट सरफेस एरिया कितनी एनर्जी होती है वो डिपेंड करता है पार्टिकल पर। तो जो फीड है वो जो प्रोडक्ट है वो फीड से ही आया है, तो प्रोडक्ट की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो फीड के जैसा ही होगी। तो सरफेस में जो है ना प्रोडक्ट के सरफेस में जो एनर्जी पर यूनिट एरिया जितनी होगी, पर यूनिट एरिया उतना ही जो है ना फीड के पर यूनिट एरिया में एनर्जी होगी, क्योंकि फीड एंड प्रोडक्ट सेम नेचर के है, उसी से आया है। ये डिपेंड करता है मटेरियल पर, कौन मटेरियल कितना सरफेस एरिया स्टोर करता है ना, सरफेस एनर्जी कितना स्टोर करता है पर यूनिट एरिया, वो मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो हमारा प्रोडक्ट जो है ना फीड से ही आया है, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी दोनों की सेम ही है, उसी पर डिपेंड करता है सरफेस एनर्जी, इसलिए ये कॉमन सरफेस एनर्जी है। सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ प्रोडक्ट इनटू एरिया ऑफ प्रोडक्ट माइनस सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ फीड इनटू एरिया ऑफ फीड। दिस इज एक्चुअल इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी ड्यू टू क्रशिंग एंड एनर्जी सप्लाइड इज EA पर kg ऑफ फीड मटेरियल। दिस इज क्रशिंग एफिशिएंसी। कभी भूलेंगे अब आप इसे? इसका अब और आगे का फॉर्म देखते हैं, इसको और जो है ना खींच खींच के ले जाते हैं आगे की तरफ। ये क्या है? सरफेस एरिया ऑफ यूनिट kg ऑफ सरफेस एरिया ऑफ यूनिट मास ऑफ प्रोडक्ट, सरफेस एरिया ऑफ यूनिट मास ऑफ फीड, और ये क्या है? सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, और ये क्या है? एनर्जी सप्लाइड यूनिट पर यूनिट मास ऑफ फीड मटेरियल। दोनों का यूनिट ऊपर नीचे सेम है। डियर फ्रेंड्स, अब हम टोटल कैलकुलेट करते हैं सरफेस एरिया ऑफ प्रोडक्ट एंड फीड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रोडक्ट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट पार्टिकल्स इनटू सरफेस एरिया ऑफ सिंगल पार्टिकल। प्रोडक्ट में कितने पार्टिकल्स है वो n है, राइट, एंड प्रोडक्ट की पार्टिकल का सरफेस एरिया कितना है वो A है। अब देखिएगा n कैसे निकाला जाएगा। प्रोडक्ट की मास कितनी है डिवाइडेड बाय एक पार्टिकल की मास कितनी है, तो पार्टिकल की डेंसिटी इनटू पार्टिकल की वॉल्यूम। एक पार्टिकल की मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी में वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास आएगा। दिस इज द मास ऑफ सिंगल पार्टिकल एंड दिस इज द मास ऑफ प्रोडक्ट पार्टिकल्स। प्रोडक्ट में जितने सारे पार्टिकल्स है उन सबका ये मास है। तो टोटल मास में एक पार्टिकल के मास से जब हम डिवाइड कर देंगे, हम समझते हैं कि यूनिफॉर्म जो है ना साइज के, सेम साइज के पार्टिकल्स प्रोडक्ट में है। प्रोडक्ट किसको बोल रहे हैं? आफ्टर साइज रिडक्शन जो मिला वो प्रोडक्ट है। तो आइडेंटिकल जो है ना पार्टिकल्स है, सबके सेम साइज है आफ्टर क्रशिंग और बिफोर क्रशिंग सबके सेम साइज है, ऐसा हमने एज्यूम किया। तो यहां से हमने क्या किया, टोटल मास कितना उसमें सिंगल पार्टिकल्स के मास से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल के आ जाएंगे, ठीक है। और SP अभी जस्ट हमने जो ना स्फेरिसिटी वाला जो रिलेशन देखा था, स्फेरिसिटी में जो ना था ये, स्फेरिसिटी इज इक्वल टू 6 VP अपॉन SP DP। तो SP क्या हो जाएगा? 6 VP अपॉन स्फेरिसिटी DP, राइट। तो ये हमारा जो है ना कैलकुलेट होके आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में जितने सारे पार्टिकल्स थे, n पार्टिकल्स थे और एक पार्टिकल का सरफेस एरिया ये था, और सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने ये निकाला था। तो डियर फ्रेंड्स, टोटल सरफेस एरिया हमारा कैलकुलेट हो गया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल, टोटल सरफेस एरिया
पर यूनिट मास ऑफ द पार्टिकल दैट इज कॉल्ड स्मॉल एपी, पर यूनिट मास ऑफ द पार्टिकल। तो जो है ना मास कितना है, एम है, एम से डिवाइड कर दो, ये आया, एपी निकाल दिया मैंने। सरफेस एरिया पर यूनिट मास ऑफ द प्रोडक्ट पार्टिकल। सिमिलरली टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फीड 6m 5f रो f df, मास जो है ना दोनों जगह सेम ही है, ठीक है, नहीं भी रहता कोई दिक्कत नहीं है। तो सरफेस एरिया पर यूनिट मास ऑफ फीड पार्टिकल, तो फीड कितना दिया है, फीड का मास कितना है, m, सेम है, सेम एक्सप्रेशन है, बस केवल एफ एफ लग गया। इन दोनों को उठाओ यहां इसमें डालो, ठीक है, एपी एफ के जगह पर हमने ये दोनों डाल दिया है। अब आइए मैकेनिकल इफिशियंसी को इंट्रोड्यूस करते हैं। मैकेनिकल इफिशियंसी, टोटल एनर्जी आपने कितना दिया, ई दिया, मशीन को टोटल एनर्जी आपने ई दिया, उसका कितना उसने जो है ना साइज रिडक्शन में यूटिलाइज कराया है, ई ए, दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल इफिशियंसी। मैकेनिकल इफिशियंसी हुआ ये, आपने दिया कितना, ई, मशीन को, उसका कितना उसने स्टोर करवाया है पार्टिकल में, ई ए, पार्टिकल उसको कहां कहां इस्तेमाल किया है, सरफेस एनर्जी को बढ़ाने में, और वो गर्म निकला है, साइज रिडक्शन के बाद गर्म निकलेगा एकदम, तो हीट के फॉर्म में डेसिपेट हुआ है और सरफेस एरिया बढ़ा है, तो मैकेनिकल इफिशियंसी ई अपॉन ई हो गया। तो यहां से जो ना हमने एनर्जी जो सप्लाई किया है ई, एनर्जी जो सप्लाई किया है ई जो फीड को, उसको हम क्या लिख सकते हैं, ई अपॉन मैकेनिकल इफिशियंसी। और ई को हम क्या लिख सकते हैं, ई को हम लिख सकते हैं सरफेस एरिया की, सरफेस एनर्जी कितना इंक्रीज हुआ है डिवाइडेड बाय क्रशिंग इफिशियंसी, ऐसा कर सकते हैं ना। इस प्रकार ये बन गया आपका ई की जगह पर एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट मास ऑफ फीड, ई पर ये क्या था, ई की जो यूनिट होगी वही ई की यूनिट होगी, देखो ना, ई की जो यूनिट होगी वही ई की होगी, तभी ना इफिशियंसी डायमेंशनलेस आएगा। तो पर यूनिट फीड आपने क्रॉसिंग मशीन को, आपने साइज रिडक्शन मशीन को, पर यूनिट मास ऑफ द फीड आपने साइज रिडक्शन मशीन को कितना एनर्जी सप्लाई किया, दैट इज कॉल्ड ई। अब आ गए हम लोग, बहुत क्लोज आ चुके हैं, ई किलो जूल पर केजी ऑफ फीड मटेरियल। बहुत ही केयरफुली यूनिट पर ध्यान रखिएगा, बोल जाइएगा, ये बहुत इजी टॉपिक है, बहुत डिफिकल्ट भी है। किलो जूल एनर्जी सप्लाइड टू साइज रिडक्शन मशीन पर केजी मास ऑफ द फीड मटेरियल, दैट इज ई। और इस ई को हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं। यहां तक आ चुके हैं ना, यहां से देख लीजिए, ये कोई दिक्कत नहीं है, एपी एफ हमने रख दिया। ये आगे बढ़ते हैं, अब ये ई देखिएगा क्या है, ये ई को याद कर लीजिए, ई क्या है, एनर्जी इन किलो जूल सप्लाइड टू साइज रिडक्शन मशीन पर केजी मास ऑफ द फीड मटेरियल। ये एकदम क्लियर हो रहा है यहां से, अब तक कोई भी चीज रटने की नहीं है। अब ये है पावर ऑफ मशीन, साइज रिडक्शन मशीन की पावर कंजम्पशन है ये, अपॉन एफ, ये पावर कंजम्पशन ऑफ साइज रिडक्शन मशीन इन किलोवाट। और ये क्या है, फीड रेट केजी पर सेकेंड। जरा चेक करो अब क्या बन रहा है। ये पावर कंजम्पशन ऑफ साइज रिडक्शन मशीन इज पी एंड एफ इज फीड रेट, कितना रेट से जो ना पार्टिकल्स मशीन को दे रहे हो आप, और उसके बाद हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। फीड किस रेट से दे रहे हो, फीड मटेरियल की साइज अलग होगी, एंड आफ्टर साइज रिडक्शन हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा उसकी साइज अलग होगी। तो दो टर्म यहां पर हो रही है, बिफोर साइज रिडक्शन पार्टिकल इज आइडेंटिफाइड बाय फीड एंड आफ्टर साइज रिडक्शन पार्टिकल इज आइडेंटिफाइड एज प्रोडक्ट। तो फीड एंड प्रोडक्ट की बात हम बोलेंगे। डियर फ्रेंड्स, एफ जो है ना फीड की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर ये एफ जो है ना सिंबल है फीड रेट को बता रहा है।
और वही एफ था, क्या था, एफ सरफेस एरिया पर यूनिट मास ऑफ फीड मटेरियल। एपी क्या था उस तरह सब समझ में आ गया। तो ये फीड रेट है, किस रेट से आप फीड दे रहे हो, केजी पर सेकेंड, ये फीड रेट है। एंड दिस इज पावर कंजम्पशन इन किलोवाट। चेक करो इसके यूनिट को, ये किलोवाट को आप किलो जूल पर सेकेंड बोल सकते हो। सेकेंड सेकेंड कैंसिल हुआ, किलो जूल पर केजी हुआ। जरा देखो तो ये क्या है, ये किलो जूल पर केजी ऑफ द फीड मटेरियल। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन हमारा कुछ नहीं है, पावर कंजम्पशन अपॉन फीड रेट है। पावर कंजम्पशन अपॉन फीड रेट है, यानी कि P अपॉन एफ इजिकल टू दिस। आगे बढ़ते हैं, P अपॉन एफ इजिकल टू दिस। अब थोड़ा सा जो है ना सेटिंग कर लीजिए प्रॉपर वे में। अगर हम बोलते हैं, ऐसा बात बोलते हैं कि फीड पार्टिकल टूटने के बाद अपने ही शेप में टूटा है, तो इसकी शेप नहीं अगर चेंज हुआ तो स्पेरिसिटी इसका और इसका सेम रहेगा। ऐसा एज्यूम करते हैं, ये आपका जो ना फीड पार्टिकल का शेप है, साइज तो जो है ना छोटा हो जा रही है, साइज तो बदल जा रही है, लेकिन अगर टूटने के बाद इसी शेप में अगर ये टूट रहा है तो इसकी स्फेरिसिटी सेम होगी। स्फेरिसिटी इज मेजर ऑफ क्लोजनेस ऑफ शेप ऑफ पार्टिकल टू स्फेयर। हाउ पार्टिकल शेप is closer to sphere is measured by sphericity, right? तो इसका स्पेरिसिटी सेम है। इसका मतलब जिस शेप का ये है उसी शेप का जो है ना हमें प्रोडक्ट मिला है। फीड और प्रोडक्ट का अगर शेप मोर और लेस सेम है तो ये जो है ना, ये एजम्पशन है, ये और ये सेम हो जाएंगे, तो इसको सिंप्लीफाई बोलकर बाहर ले लीजिए इसको भी। तो क्या मिला आपको, P अपॉन एफ पावर रिक्वायरमेंट पर यूनिट फीड रेट इज इक्वल टू 6E अपॉन क्रशिंग एफिशिएंसी विच डिपेंड्स अपॉन मटेरियल एंड मशीन कॉम्बिनेशन। मटेरियल और किस टाइप का जो ना टाइप ऑफ फोर्स एप्लीकेशन, मटेरियल एंड टाइप ऑफ फोर्स एप्लीकेशन। वेरियस टाइप के फोर्स अप्लाई होते हैं साइज रिडक्शन में, उस पर ये डिपेंड करेगा। मैकेनिकल इफिशिएंसी, मशीन के मूविंग पार्ट्स कितना एनर्जी लॉस करा रहा है, राइट? दोनों का जो ना डेंसिटी सेम होगा, क्योंकि फिर से ही टूट के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो डेंसिटी भी जो है ना हमने सेम दोनों का एज्यूम कर लिया। डेंसिटी ऑफ मटेरियल ये भी जो है ना निकाल लिया बाहर, और स्फेरिसिटी हम बोला कि टूटने के बाद भी प्रोडक्ट का साइज फीड के पार्टिकल के साइज के ही जैसा है, तो ये भी। उसके बाद क्या मिल रहा है आपको, 1 अपॉन dp माइनस 1 अपॉन df। बिगेस्ट इन्वेंशन, एनर्जी रिक्वायरमेंट केवल इतना ही पर डिपेंड करता है, ये सब तो कांस्टेंट है। एक पार्टिकल, एक सिमिलर टाइप के पार्टिकल एंड मशीन के लिए ये तो कांस्टेंट है। ये सब जो ना पार्टिकल पर डिपेंड कर रहा है, ये पार्टिकल मशीन पर डिपेंड कर रहा है, ये मशीन पर डिपेंड कर रहा है, ये पार्टिकल पर डिपेंड कर रहा है, ये पार्टिकल पर डिपेंड कर रहा है। तो फ्रेंड्स, पावर कंजम्पशन पर यूनिट फीड रेट फॉर सेम मशीन एंड सेम टाइप ऑफ मटेरियल साइज रिडक्शन। अगर मटेरियल सेम है और उसी मटेरियल को आप जो है ना, मतलब छोटा बड़ा है उससे मतलब नहीं है। साइज रिडक्शन क्या होती है, हम जो है ना कितना बड़ा साइज से कितना छोटा ले रहे हैं, एक साइज है हमारा, उस साइज से हम कुछ भी साइज ऑब्टेन कर सकते हैं ना। मीडियम रिडक्शन, कोर्स रिडक्शन, मीडियम रिडक्शन, फाइन रिडक्शन, केवल इसी बात पर डिपेंड करता है। इससे ये वेरीफाई हो रहा है, केवल प्रोडक्ट एंड फीड के डायमीटर पर ही डिपेंड करता है। मशीन वही है एंड मटेरियल वही है। अब जो है ना क्या हो रहा है कि हम किस लेवल का साइज रिडक्शन कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है एनर्जी का कंजम्पशन। अगर बहुत ज्यादा फाइन ऑब्टेन करना चाहेंगे तो देखिए प्रोडक्ट की डायमीटर बहुत छोटी हो जाएगी और ये बहुत बड़ा हो जाएगा, एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा लगेगी। कोर्स रिडक्शन करेंगे तो इसकी साइज बड़ी होगी, प्रोडक्ट के पार्टिकल की साइज बड़ी होगी, एवरेज साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द प्रोडक्ट वो बड़ी होगी, ये छोटी होगी, तो ये भी
छोटा होगा। मीडियम रिडक्शन करेंगे तो ये और मतलब और थोड़ी सी छोटी होगी तो थोड़ा सा और ये बढ़ेगा। डिपेंड करता है कि किस लेवल का आप साइज रिडक्शन कर रहे हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं P/F इज इक्वल टू K टाइम्स दिस इज कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल्स अंडर साइज रिडक्शन एंड द टाइप ऑफ मशीन। मशीन किस टाइप का फोर्स इंप्लीमेंट कर रहा है उस पर डिपेंड करता है, और उसमें जो है ना फ्रिक्शन कैसा, यानी मशीन पर डिपेंड करेगा, मशीन एंड मटेरियल पर डिपेंड करेगा। और बाकी जो है ना इधर काम करने वाला है dp अप 1/dp - 1 अपॉन ये एक रिजल्ट मिला आपको, यानी कि एवरेज साइज ऑफ फीड पार्टिकल रिलेटिव जो है ना साइज हो रही है फीड पार्टिकल एंड प्रोडक्ट पार्टिकल, इस पर डिपेंड करता है एनर्जी कंजम्पशन। इतना जो है ना आपका फाउंडेशन मैंने तैयार कर दिया। डन। अब इसको जो है ना देखते हुए कुछ महानुभाव लोग, जो कुछ बुद्धिजीवी लोग जब स्टार्टिंग किए थे, उन्होंने अपना लॉ देना स्टार्ट कर दिया। वो देख लिया कि जो है ना पावर कंजम्पशन इधर से डायमीटर से रिलेटेड है, एवरेज साइज ऑफ द फीड एंड प्रोडक्ट पार्टिकल पर डिपेंडेंट है। उन लोगों को जैसे ही उसे आइडिया मिल गया, वो बेसिक था, वहां से आइडिया लिया और एग्जैक्ट जो है ना रिलेशनशिप देना स्टार्ट कर दिया पावर कंजम्पशन एंड साइज ऑफ फीड पार्टिकल एंड प्रोडक्ट पार्टिकल में। भाई उसको डायरेक्शन मिल गया कि भाई पकड़ो अब और इसको और करेक्ट करो, रिजल्ट को और एक्चुअल में कंजम्पशन कितनी हो रही है और कैलकुलेशन से कितनी कंजम्पशन हो रही है, दोनों को मैच करना स्टार्ट कर दिया। हमने मशीन बना दिया, हमने जो है ना जितना मन किया इतना एनर्जी डाल दिया और एक साइज रिड्यूस कर लिया। ये थोड़ा ही ना इंजीनियरिंग कहलाता है। इंजीनियरिंग कहलाता है कि हम बोलेंगे कि इस साइज से इस साइज को करोगे तो इतनी एनर्जी की कंजम्पशन होगी, हमने कैलकुलेट किया है मैथमेटिकली। अब तुम मशीन बनाओ और वो करके देखो कितना क्लोज आ रहा है बोलने में, थियरी में एंड एक्चुअल में। ये है इंजीनियरिंग। तो उसको डायरेक्शन मिल गया। पहले तो जो है ना एकदम हो रही थी कन्वेंशनल मेथड से, हमें क्या मतलब एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ उससे कोई मतलब नहीं, हमारा टूट गया ना, पाउडर बन गया ना, छोटे साइज में आ गया ना। ये दिस इज नॉट इंजीनियरिंग, राइट। अब हम बताएंगे कि मशीन जो है ना अब इस साइज से इस साइज में रिड्यूस करने में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, हम जो बोलेंगे ऑलमोस्ट उसी के आसपास आएगा। इस पर काम होना स्टार्ट हो गया। तो इसमें किया गया जो मेन कंट्रीब्यूशन है रिटिंगर का है, किक का है, बॉन्ड्स का है। उन लोगों ने अपना थियरी दिया है। इसलिए वेरियस लॉज एंड थियरीज आर प्रपोज्ड फॉर प्रिडिक्टिंग पावर रिक्वायरमेंट फॉर साइज रिडक्शन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, यहीं से ले लिया है आइडिया। क्या एज्यूम करोगे रे बाबा, डायमीटर से रिलेटेड है, डायमीटर से रिलेटेड है एजम्पशन। देखिए यहीं से मिलकर आया आइडिया। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ स्मॉल चेंज dd in the size of unit mass of the material is a power function of size of the material। ये जो है ना प्रोपोर्शनल है इस तरह से, पावर फंक्शन ऑफ साइज ऑफ द मटेरियल, इसमें माइनस लगे रहेंगे। इन्होंने इसी पर बेस्ड ये जनरल इंफॉर्मेशन दे दिया। बात समझ में आया? एनर्जी रिक्वायर्ड in kilojoule per kg of material per unit change in diameter is proportional to minus of 1 upon some power of size of the material। रट लेना, हम जो है ना ये 2015 से पढ़ा रहे हैं, पहली बार जो है ना ये 22 में क्वेश्चन पूछा है, 22-23 जो भी है उसी आसपास। बात समझ में आ रहा है? 15 से ही पढ़ा रहे हैं, पहली बार जब ओपन किया था ना तभी से ही पढ़ा रहे। छोड़ देते थे ना लोग, पढ़ने वाले छोड़ देते थे,
1 नंबर का क्वेश्चन ये आया हुआ है, तो मैं सूंघ लेता हूं मतलब। अरे बाबा फाउंडेशन था, यहां से हुआ था काम, इसको छोड़ दोगे तुम? वो जो सेट करने वाला है वो बेवकूफ थोड़ी ना है, वो आपकी जो ना एप्टीट्यूड टेस्ट केवल कर रहा है बस इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग नहीं पूछा जा रहा है, एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड लेवल की टेस्ट हो रही है आपकी, बेसिक लेवल की, रीजनिंग लेवल की टेस्ट हो रही है इंजीनियरिंग की। और तुम पढ़े हो, कैसा पढ़े हो, इसके बिना तुम साइज रिडक्शन पढ़ लिए और साथ ही साथ चले गए रट के आईआईटी, एमटेक किया, पीएचडी किया, आधार से उसी आईआईटी में पढ़ाना चालू कर दिए, इसीलिए आईआईटी के गधे टीचर बन गए सब एग्रीकल्चर के। बिफोर ट्रांस जी टॉपर्स का मार्क्स आते थे 30 नंबर 35 नंबर, चेक कर लेना इतिहास। आफ्टर ट्रांस जी डिपेंडिंग अपॉन स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि ट्रांस जी हम आ गए तो हम एक ही बार में जो ना 85 नंबर लेके चले गए, हमें जब स्टूडेंट अच्छा मिला तो हम लेके चले गए 80+ मार्क्स भी लाना चालू कर दिए। स्टूडेंट भी तो चाहिए ना मुझे, हम दे वो ऑब्जर्व तो करे, हम तो पढ़ाए तो थे। फिल्ट्रेशन, सब बच्चे छोड़ के आएंगे फिल्ट्रेशन का प्रॉब्लम, कभी कभी पूछा जाता है सर लेस इंपॉर्टेंट, इसलिए छोड़ दिया, दिमाग अपना लगा दिया, छोड़ के आ गए। जिसने पढ़ा उस 2 नंबर का इजीली वो लेके आएगा, ठीक है। तो ये एकदम फाउंडेशन था, इसीलिए मुझे पता था कि इससे क्वेश्चन कभी ना कभी आएगा, एकदम फाउंडेशन था, इसलिए हर लेक्चर में हमारा ये होता था। और पहली बार जो है ना 2022 में क्वेश्चन पूछा है। डियर फ्रेंड्स, ये क्या है, ई तो आपको पता ही है ना, ई एनर्जी कंजम्पशन पर केजी ऑफ फीड मटेरियल, 1 केजी फीड को कितनी एनर्जी दी जा रही है, 1 केजी फीड मटेरियल कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, उससे हो क्या रही है, उसकी डायमीटर में चेंज हो रही है, डायमेंशन में चेंज हो रही है, राइट। तो एनर्जी कंजम्पशन पर केजी ऑफ द फीड मटेरियल इन ऑर्डर टू चेंज यूनिट डायमेंशन इज प्रोपोर्शनल टू सम पावर ऑफ साइज ऑफ द फीड मटेरियल, साइज ऑफ द मटेरियल, ये है कॉन्सेप्ट। तो यहां पर ई को कभी भी ना भूलिएगा, यही ई पी अपॉन एफ है, पी किलोवाट एंड केजी पर सेकेंड, देखोगे तो ये किलो जूल पर केजी आएगा, ई। बात समझ में आया? तो ई क्या है, ई का जो है डेफिनेशन ना भूलना, एनर्जी कंजम्पशन इन किलो जूल पर केजी ऑफ द फीड मटेरियल, और पी क्या है, पावर कंजम्पशन इन किलोवाट, और एफ क्या है, फीड रेट इन केजी पर सेकेंड, किस रेट से हम मशीन में डाल रहे हैं फीड को। तो P अपॉन एफ कहे या E कहे, तो ये E जो है ना P अपॉन एफ है, ध्यान रखिएगा, जहां मिस किए कहानी खत्म। ऊपर ऊपर के क्वेश्चन जो आएंगे एकदम रटाफिकेशन वाले क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा भी ट्विस्ट किया क्वेश्चन नहीं बनेगा, हम खुद टेस्ट में ट्विस्ट कर देंगे, आपको देखिएगा, ऊपर ऊपर पढ़ के जाएंगे, रिवाइज करके जाएंगे, नहीं सॉल्व होने वाला है आपसे, हम इसी में उलझाएंगे, हम इसी सब में उलझाते हैं, जैसा कि गेट ने उलझाया था यहां पर, राइट। ये E ही हमारा P अपॉन एफ है, फीड रेट केजी पर सेकेंड, ई क्या है, P अपॉन एफ, जहां P जो है ना किलो वाट में है और F जो है ना केजी पर सेकेंड में है, तो E जो है ना किलो जूल पर केजी हो जाएगा। अब आइए रिटिंगर्स लॉ क्या है, रिटिंगर्स ने उस n की वैल्यू 2 दिया, रिटिंगर्स बोला कि मैं जो है ना इस n की वैल्यू 2 देता हूं, और 2 देकर उसने ये एस्टैब्लिश किया कि यस मैं जो कैलकुलेट कर दूंगा इस साइज से इस साइज लाओगे तो कितनी एनर्जी की कंजम्पशन होगी पर केजी ऑफ फीड, मैं कैलकुलेट करके दूंगा और तुम मशीन में करके देख लो। लेकिन बोला कि हम कुछ इस तरह का साइज रिडक्शन के बारे में, ऐसा n की वैल्यू 2 दिया हूं, ये भी बोलेगा ना वो, क्योंकि साइज रिडक्शन वेरियस लेवल के होते हैं, एक्सटेंट के होते हैं, कोर्स साइज रिडक्शन, मीडियम साइज रिडक्शन, पाउडर और फाइन साइज रिडक्शन। तो वो बताएगा कि आप जो ना इस टाइप का अगर साइज रिडक्शन कर रहे हो, राइट, तो जो एनर्जी कंजप्शन की कैलकुलेशन है ना, उसके लिए मेरा रूल यूज करो। अपने रूल में मैंने जो है ना n की वैल्यू 2 रखा है, बात समझ में आया, n की वैल्यू 2 रखा। रिटिंगर्सन बोला
कि जो है ना इस लेवल की साइज रिडक्शन करो, तो मेरा रूल फॉलो करो जिसमें हम n की वैल्यू 2 देता हूं। चलिए रिटिंगर्स की बात मानते हैं, n की वैल्यू 2 दिया, तो d अपॉन डी डी इज इक्वल टू माइनस, इसलिए उसने कहा कि इस कांस्टेंट के लिए मेरा नाम लगा दो, उसमें रिटिंगर कांस्टेंट कर दो और 1 अपॉन डी स्क्वायर कर दो। इस प्रकार फ्रेंड जो है वेरिएबल सेपरेबल लगाए, इस डी को उधर लेके गए, अब इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है, राइट। तो आपका जो है ना फाइनल साइज क्या हो रही है, डीपी बन रही है, फाइनल साइज क्या हो रही है आफ्टर साइज रिडक्शन, डीपी बन रही है, और इनिशियल साइज क्या है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फीड से ना, डीएफ यानी साइज ऑफ द पार्टिकल इन द फीड, राइट। फीड मटेरियल की जो है ना एवरेज साइज है ये, फीड मटेरियल में जो पार्टिकल है उसकी ये एवरेज साइज है डीएफ, और जो ना प्रोडक्ट में जो एवरेज साइज है पार्टिकल का वो है डीपी, डीई, यानी कि इंटीग्रेट करो तो ई आया, ई इक्वल टू पी बाई एफ, और इसको इंटीग्रेट करो, इस वेरी सिंपल इंटीग्रेशन, और अपर लिमिट लोअर लिमिट डालो, ये निकल के आया। दिस इज कॉल्ड रिटिंगर्स लॉ। पी अपॉन एफ इज इक्वल टू रिटिंगर कांस्टेंट इनटू 1 अपॉन डीपी माइनस 1 अपॉन डीएफ। डियर फ्रेंड्स, ऐसा ही हम लोगों ने डिफाइन करके लाया था, याद है? ये देखो रिटिंगर्स का इससे मैच कर रहा है। तो वो जो क्रॉसिंग मैकेनिकल इफिशिएंसी देखा ना, वहीं से आइडिया लिया था, वो लिया कहां से आइडिया, वो बेसिक जो फंडामेंटल जो काम किया था ना, वहीं से आइडिया लेकर ये जो है ना डेवलप किया गया, और जो ना रिटिंगर्स के अकॉर्डिंग यही रिजल्ट आ गया है, रिटिंगर्स ने वही रिजल्ट दे दिया है। सब कोई अलग अलग देगा और अपना जो है ना रेस्ट्रिक्शन भी बताएगा, लिमिटेशन भी बताएगा, ये दे दिया। दिस लॉ इंप्लाइज दैट सेम एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ मटेरियल फ्रॉम 100 mm to 50 mm as is needed to reduce the same material from 50 mm to 33.3 mm. ये देखिए यहां इसने बोला कि भाई दिस लॉ हैज बीन फाउंड टू होल्ड बेटर फॉर फाइन ग्राइंडिंग वेयर अ लार्ज इंक्रीज इन सरफेस रिजल्ट। फाइन ग्राइंडिंग करेंगे ना, जना फाइन रिडक्शन करेंगे, फाइन रिडक्शन करेंगे, तो ये जो है ना बेटर होल्ड करेगा। ये इससे जो ना एनर्जी का कैलकुलेशन निकालोगे तो ये फॉर्मूला जो है ना एस्टिमेट कर देगा अप्रोक्सीमेटली एक्चुअल के क्लोज। एक्चुअल जो लग रही है वो तो लग ही रही है, कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है इस साइज से इस साइज में ले जाने में। अगर आप फाइन रिडक्शन कर रहे हैं डीएफ से डीपी में, डीएफ इज द एवरेज साइज ऑफ फीड पार्टिकल, डीपी इज द एवरेज साइज ऑफ प्रोडक्ट पार्टिकल। तो अगर फाइन रिडक्शन किया आपने तो आप क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया में बहुत ज्यादा चेंज कर रहे हैं, सरफेस एरिया में बहुत ज्यादा चेंज कर रहे हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है ना फ्रैक्चर के बाद होने वाले हैं। फीड का जो है ना ब्रेक जब फेलियर होगी, क्रशिंग होगी, साइज रिडक्शन होगी, तो बहुत नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स जो है बनेंगे, जो है ना सरफेस एरिया बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। सरफेस एरिया बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ तो सरफेस एरिया बहुत ज्यादा किस में इंक्रीज करेगा, जब हम फाइन रिडक्शन करेंगे। ऐसा सही तो बोला, सरफेस एरिया पर डिपेंडेंट है। एनर्जी कंजप्शन डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया एज पर रिटिंगर्स लॉ। इसीलिए जो ना ये देखो तो डायमीटर का स्क्वायर एरिया को तो रिप्रेजेंट कर रहा है। डाइजेस्ट हुआ। तो ट्रांस में जो आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी, वो एक्सप्लेनेशन जिसने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है ना, जिस इंजीनियर, साइंटिस्ट और स्कॉलर ने, उसकी हार्ट को, उसकी फीलिंग को मैं छू लेता हूं पढ़कर। हमें तो उनसे मुलाकात नहीं हो, उनसे तो मैं पढ़ा नहीं हूं, लेकिन उनका फील मैं समझ लेता हूं। लिखो तुम, हम समझ लेंगे। किताबी कीड़ा हूं मैं, किताबी प्लस में इंप्लीमेंटेशन भी करता हूं मैं तो कितना जो ना कंटेंट को सो कर निकाल दिया हूं। मैं सोचते तो सो गया और दिमाग में चलता रहा, बाहर उठा तो उसको सॉल्व कर दिया मैंने। एक्चुअल में मैंने उसको फील कर लिया हूं, क्योंकि लाइन देखा ना उनका, ये वाला लाइन, दिस लॉ हैज बीन फाउंड टू होल्ड बेटर फॉर फाइन ग्राइंडिंग। जैसे ही उन्होंने बोला वी आर अ लार्ज इंक्रीज इन सरफेस रिजल्ट्स, यानी फाइन ग्राइंडिंग करेंगे तो बहुत फीड पार्टिकल्स, प्रोडक्ट में बहुत पार्टिकल्स होंगे, फाइन में बहुत पार्टिकल्स बनेंगे।
इतने को 5 में बदलो और इतने बड़े साइज को 5 में तोड़ो और इतने बड़े साइज को जो है ना 1 करोड़ में तोड़ो, तो फाइन हो जाएगी कितने उसमें? सरफेस एरिया में चेंज किस में होगी? फाइन में, फाइन रिडक्शन में। तो सरफेस एरिया में चेंज फाइन रिडक्शन में हुआ, तो भाई जो है ना एरिया से रिलेट हो गया ना एनर्जी का कंजम्पशन। तो हमने जो है ना डायमीटर स्क्वायर कर दिया, यानी कि एन के जगह पर मैंने 2 रखवा दिया कि भाई एरिया से रिलेटेड है। और ये देखिए जज फिट बैठ रहा है। अब जो है ना हमारे टेस्ट में ये भी मिलेगा, हम इससे रिलेट कर देंगे। रिटेंगर्स लॉ होल्ड्स बेटा if surface area increases more during fine reduction. So which of the following crushing law holds good if it is desired to get huge change in the surface area? खत्म, लायब, गधे लोग गायब, रटाफिकेशन करने वाले गायब, 1 नंबर उसका ऐसे उड़ गया। तो आने वाले भविष्य में ये क्वेश्चन मेरे तरफ से है। अगर बुद्धिजीवी टाइप के लोग इसी तरह क्वेश्चन सेट किए और उसे साइड रिडक्शन आया तो उड़ा देगा। इस बार एक बार पूछ लिया कि भाई उस रिलेशन में रिटिंगर्स ने एन का वैल्यू कितना रखा, एक ने पूछ दिया तो 2 रखा। अब इसी बात को घुमा के हम ऐसे रख देंगे, दूसरी बार में 1 नंबर ऐसे उड़ा दिया जाएगा। तो ध्यान से पढ़ेंगे वो आएंगे। डियर फ्रेंड्स, सब कुछ समझ में आ गया, रिजल्ट समझ में आ गया। रिटिंगर्स ने उस जो जनरल रिलेशनशिप था एनर्जी कंजप्शन एंड एवरेज साइज ऑफ द पार्टिकल, उसमें एन के जगह पर 2 रखवाया और 2 रखवा कर ये लाया, लॉजिक इधर दे दिया है, उस पर बेस्ड ये प्रॉब्लम है। अ मटेरियल इज क्रश्ड इन ब्लैक जॉ क्रशर सच दैट द एवरेज साइज ऑफ द पार्टिकल इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 50 mm to 10 mm विथ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, देख लो वो भी है P/F है, कभी भी गड़बड़ नहीं होगी, किलोवाट kg पर सेकेंड। ये P है और ये F है, P/F दिया हुआ है। What would be the consumption of energy needed to crush the same material of average size 75 mm to 25 mm if Rittinger's law is applied? देखो ये 75 mm से 25 mm किया जा रहा है, डिफरेंस कितना है 50 का, और यहां पर क्या कितना का किया जा रहा है 50 से 10 का। ठीक है, तो देख लो फीड का जो है ना फर्स्ट केस में फीड पार्टिकल की एवरेज साइज कितनी है, इतनी है, एंड प्रोडक्ट पार्टिकल का एवरेज साइज इतना है। सेकेंड केस में फीड पार्टिकल का एवरेज साइज इतना है और प्रोडक्ट पार्टिकल का एवरेज साइज इतना है। पहले वाले में जो है ना एनर्जी रिक्वायरमेंट P/F दिया हुआ है, P/F दिया हुआ है, dP दिया हुआ है, dF दिया हुआ है, रिटिंगर कांस्टेंट निकल के आ जाएगी, क्योंकि जो है ना सेम मटेरियल है, सेम मशीन है, लेकिन हमें साइज रिडक्शन अब इस साइज से इस साइज में करनी है। तो हमने पहले भी बता दिया था वो कांस्टेंट मशीन एंड मटेरियल पर डिपेंड करता है। सेम मटेरियल का इस साइज से इस साइज में रिडक्शन करो, या सेम मटेरियल का उसी मशीन में किसी अनदर साइज से किसी अनदर साइज में फाइन रिडक्शन करो, रिटिंगर्स कांस्टेंट चेंज नहीं होंगे, वो कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। तो पहले वाले कंडीशन से रिटिंगर कांस्टेंट निकाल लो, और सेकेंड वाले कंडीशन में जहां 75 mm से 25 mm करना है उसमें ले जाकर वो कांस्टेंट पुट करके वहां पर एनर्जी रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट कर लो। तो 4.33 किलोवाट पर केजी पर सेकेंड कहो या किलोजूल पर केजी कहो, दोनों बात सेम है। बात समझ में आई मेरे भाई? ठीक है, अब आइए बैक चलते हैं। डियर फ्रेंड्स, 100 से जो ना 50 ले गए, 100 से 50 ले गए, तो वहां पर P/F हमने कैलकुलेट किया, कुछ वैल्यू आया, 100 से 50 ले गए, तो हमने जो ना हमने पर केजी कितनी एनर्जी की कंजम्पशन है वो कैलकुलेट किया। ठीक है, अगर 50 से
कहां तक ले जाऊं कि सेम अमाउंट का एनर्जी का कंजम्पशन हो पर केजी ऑफ द फीड, वो ये डेटा है। देखो यहां पर इस साइज से इस साइज में किया गया, बात समझिएगा, इस साइज से इस साइज में किया गया, ये एक अलग टाइप का रिडक्शन है, तो हमें इतना एनर्जी लगा। अब 50 से 25, ऐसा सोचते ना कि 50 से 25 ले जाऊं तो सेम अमाउंट का एनर्जी लगे, नहीं, आपको 50 से 33.3 ले जाने में जो एनर्जी की लगेगी रिक्वायरमेंट, वो 100 से 50 में लाने में। तो यहां पर जो रिडक्शन का जो रेशियो देखोगे, रिडक्शन रेशियो देखो यहां पर क्या है, हायर है, और यहां पर क्या है, लोअर है, लेकिन एनर्जी रिक्वायरमेंट दोनों में सेम लग रही है। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा भी सकता है ये चीज कि भाई क्या रिटिंगर्स इस बात को जस्टिफाई करता है कि 100 से 50 ले जाने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई है पर केजी ऑफ द फीड मटेरियल, उतना ही एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी पर केजी फीड मटेरियल टू रिड्यूस द साइज फ्रॉम 50 टू 25? नहीं, कितनी होगी, कितनी तक, उतनी होगी 50 से 33.3, यानी कि 50 से 25 में ले जाने में ज्यादा एनर्जी की कंजम्पशन होगी, यानी फाइन से फर्दर फाइन करने में एनर्जी की ज्यादा कंजम्पशन होती है। ये बात बता रहा है, मतलब कि छोटे से उसी लेवल का छोटा करने में, मतलब सेम फैक्टर का रिडक्शन करने में, रिडक्शन फैक्टर कितनी है 50 से 25, तो ये 50 छोटा साइज है ना, जो छोटे साइज से, मतलब एक सेम रिडक्शन फैक्टर अगर आप चाहते हो छोटे साइज से, उसमें एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। देख लो यहां 100 से 50 ले जाने में जो एनर्जी लग रही है, उससे ज्यादा एनर्जी लगेगा 50 से 25 ले जाने में। ये रिटिंगर बताता है। तो इस तरह से भी जो है ना क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं डियर फ्रेंड्स। सो वी स्टॉप दिस सेशन हियर। अब आगे हम लोग देखेंगे बॉन्ड्स, किक्स, राइट, एंड वर्क इंडेक्स को। प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम जितने सारे होंगे वो सॉल्व किए जाएंगे। ये सेशन यहीं पर क्लोज की जा रही है। अब हमारा जो है ना डिस्कशन पार्ट आता है, टाउ डिस्कशन पार्ट। अब तक के जो पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट है उसमें जहां भी आपको डाउट है आप पूछ सकते हो।